ये बार चंडीगढ़ शिविर से आया था जी, आपसे जुड़ा था। जब मैं अकेला आया था, बिल्कुल हताश परेशान था। आज मेरे साथ श्रीमती जी भी आई है। मेरा प्रश्न ये है जी, जैसे संतों ने कहा प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, तो प्रेम तो दो से ही होता है जी, ये कैसे संभव है जी? तो समाएंगे नहीं ना दो। प्रेम तो दो से ही किया जाएगा ना सर, दूसरा तो होगा साथ में जी। जब तक दूसरा दूसरा है तब तक धक्के करते रहो, कंधे से जोर लगाते रहो, दोनों एक साथ तो नहीं घुस पाओगे। वो एक पिक्चर आई थी, क्या नाम था उसका, कॉमेडी की पिक्चर जिसमें परेश रावल और गोलमाल, हेरा फेरी। हेरा फेरी। तो हेरा फेरी में एक दृश्य था, तो उसमें बहुत सारे सज्जन, सब पंजाबी ही, चंडीगढ़ की बात है। एक टैक्सी खड़ी हुई है, पुरानी प्रीमियर पद्मिनी, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पीछे से शॉट ले रहा है, तो दिखाया जा रहा है उसके पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। तो पहले 4 इधर से घुसते हैं, तो एक उधर से बाहर गिरता है। फिर 4 उधर से घुसते हैं, तो एक इधर से बाहर गिरता है। वहां तो 4 थे, प्रेम गली में यही हाल 2 का होता है। वहां तो 4 थे, तो 4 कैसे समाएंगे? वो भी बिल्कुल चौड़े पंजाबी, 4 कैसे समाएंगे उसमें? तो घुसते थे, एक इधर से निकलता था, इधर से घुसते से एक उधर से निकलता था। प्रेम गली वैसी, वहां 4 नहीं, 2 के लिए भी जगह नहीं है। 2 अंदर कैसे जा सकते हैं बोलो फिर? एक हो जाए, एक हो जाओ तो अंदर जा सकते हो, एक नहीं हो सकते तो अंदर जाने की कोई संभावना नहीं। जिस प्रेम की बात साहब कर रहे हैं, वो प्रेम उससे होता है। उससे दूरी बनाए रखोगे तो इस गली में आगे नहीं बढ़ पाओगे, उससे एक हो जाओ तो यात्रा होगी। और सकरी भी वो वैसी है जैसे कोई कुप्पी होती है। कुप्पी जानते हो, फनल? वो क्रमशः सकरी होती जाती है ऐसे। तो ये प्रेम गली ऐसी है, इसमें जितना आगे बढ़ोगे रास्ता उतना सकरा होता जाएगा। तो आरंभ तो कर सकते हो तुम द्वि के साथ, द्वैत के साथ, 2 बने रह के शुरुआत कर लोगे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तकलीफ होने लगेगी। आगे बढ़ने का तरीका ही यही है कि 2 एक होते चलें। 2 एक नहीं होते चलेंगे तो कहीं पे अटक जाएंगे और एक दूसरे को कंधा मारेंगे। फिर कभी ये गिरेगा और कभी वो गिरेगा, और मार रहे हैं दोनों एक दूसरे को कंधा। और फिर जब देखेंगे कि आगे नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? पीछे को लौट जाएंगे। भैया तो एक हो जाओ और आगे चले जाओ, और अगर अलग अलग रहने का इतना शौक है तो पीछे लौट जाओ। और ये जो प्रेम की बात है ये उनसे की गई है, इसका ताल्लुक ज़मीनी पार्थिव जिस्मानी प्रेम से नहीं है कि प्रेम तो दूसरे से ही होता है जी। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक है प्रेम और एक चीज़ है ज्ञान। तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से, उससे पहले दिमाग बहुत चलाती थी अपना, हर वक्त एकदम कंप्यूटर की तरह दिमाग चलता रहता था। बहुत डीप में जाती थी हर चीज़ की, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब डॉक्टर ने एक दवाई भी लिखी है तो उसके बारे में भी जानना है कि क्यों लिखी है।
और जैसे से आपको सुनती रही तो ऐसा घटा मेरे जीवन में जिसको आपने अभी बोला कि सूक्ष्म तरीके से एक चमत्कार होता है। तो अपने आप ही मेरे जो बंधन हैं पति से, बच्चों से और समाज से अपने आप ही कट रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे अपने आप ही लोग पीछे हट रहे हैं और मैं जैसे कि आपके ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। और जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल अब शांत होता जा रहा है, इन द सेंस कि कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स या कुछ भी ज्ञान की तरफ तो दिमाग जा ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो आचार्य जी कहते हैं बस वही सब सच है, और इसके अलावा बस एक एक जैसे एक भाव होता है आचार्य जी उस तरफ से एक चीज़ जो चल रही है बस और बह रही है। तो उसमें जो ज्ञान जो है, जैसे आप कहते हो आपकी स्क्रिप्चर्स पढ़ो या कुछ भी करो, तो उस तरफ भी अब दिमाग चलना बंद हो गया। अब एक तरह से एक ऐसा स्टेज आ गया है जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम बहता है और उसमें फिर दिमाग नहीं चलता आचार्य जी। उसमें ऐसा लगता है कि कोशिश भी मैं करती हूँ, स्क्रिप्चर्स पढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए मुझे बोला था। तो उन स्क्रिप्चर्स में भी मुझे बस यही लगता है कि जो आचार्य जी कह रहे हैं बस मुझे वही, जबकि आपने मुझे कहा था वो पढ़ने के लिए, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। पर जो आप मुझे कहते हो मैं उससे कनेक्ट कर पाती हूँ। जैसे गीता मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं कनेक्ट कर पाती हूँ। मैं जब भी खोलती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ, अगर पहले मैं गीता पढ़ती होती तो शायद मेरा दिमाग चलता उसमें। बट इस समय ऐसा हो रहा है आचार्य जी, जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं बस उसी डायरेक्शन में जब अब मैं चल रही हूँ, तब अपने आप ही कुछ ऐसा जीवन में चमत्कार हो रहा है कि अनबिलीवेबल चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं। जैसे सब कुछ शांत होता जा रहा है, अपने आप बंधन सब कटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति में आप भी मुझसे कई बार कहते हो कि इतना समय हो गया जुड़े हुए, पर फिर भी मैं प्रश्न भी नहीं ठीक से रख पा रही हूँ। मैं किसी चीज़ को समझना भी ज़्यादा नहीं चाह रही हूँ। तो अब मैंने अनुश्री मैम से भी यही प्रश्न पूछा था कि प्रेम और ज्ञान दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, और दोनों में से क्या चीज़ है जो पहले छूटती है और क्या चीज़ है जो रह जाती है? ज्ञान आ जाता है, अपने आप आ जाता है। आपको अगर वास्तव में प्रेम है तो बताने वालों ने कहा है कि वास्तविक प्रेम होता ही उसी एक से है, आकाश स्वरूप से। और जो आकाश स्वरूप है वही बोध स्वरूप भी है, दोनों एक हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेम हो और ज्ञान ना आए। रमण महर्षि ने बिल्कुल साफ रख दिया था, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम आया नहीं कि ज्ञान आ जाएगा। प्रेम आया नहीं कि ज्ञान आ जाएगा। बस ये मत कर लीजिएगा कि ज्ञान रहित प्रेम के उपासक बन गए। वो गड़बड़ हो जाता है, वो मोह बन जाता है। जिस प्रेम में बोध नहीं है, जिस प्रेम में विवेक नहीं है, वो फिर प्रेम नहीं है, वो मोह है, किसी तरह की आसक्ति है, आकर्षण है। जहां प्रेम आया वहां समझदारी अपने आप आएगी। वास्तविक प्रेम की बात कर रहा हूं, वो सब प्रेम नहीं कि कोई अच्छा लगने लग गया, कि कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई चीज़ अच्छी लगने लग गई। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। सच्चाई के प्रति अगर जीवन में वास्तव में प्रेम आएगा तो समझदारी पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी, आनी ही आनी है। बल्कि प्रेम की शुद्धता, प्रेम की गुणवत्ता का निर्णय आप इसी बात से कर सकते हैं कि प्रेम के साथ साथ
समझदारी आ रही है या नहीं आ रही है। सब समझ आएंगे, विवेकानंद भी समझ आएंगे, श्री कृष्ण भी समझ आएंगे। ठीक है, बस कोई निर्णय मत कर लीजिएगा, धीरज मत छोड़ दीजिएगा कि इनको तो मुझे समझना ही नहीं है, इनको तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो सब अपने आप खुलने लगेंगे। प्रणाम। जब अहंकार को समझ आ गया है ऊंचे से प्रेम करना है, तो फिर क्यों बारी बारी नीचे गिर जाता है? नहीं समझ आया। नहीं आया। समझ का तात्कालिक परिणाम होता है जीवन। कुछ समझ आया है कि नहीं आया है, ये अपनी ज़िंदगी को देख के समझो। कुछ समझ आया होगा तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलेगी। अगर सब कर्म पुराने जैसे ही हैं तो समझ क्या आया है फिर? समझ कोई सिद्धांत, कोई वक्तव्य, कोई स्मृति में रखने वाली चीज़ थोड़ी ही होती है। समझ तो नसों में दौड़ने वाला खून होता है। वो पूरी देह का पोषण करता है ना? समझ ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ है तुमने जेब में रख ली, कि समझ आ गई है जेब में रख लिया। हम वैसे ही जैसे थे, बस चीज़ एक अतिरिक्त तब जेब में डाल ली। जिसको समझ में आई बात, उसका व्यक्तित्व ही दूसरा हो जाता है, वो उसके कर्म बदल जाते हैं। तो समझ में कुछ भी उसी को आ सकता है जो अपना जीवन और अपना कर्म बदलने को तैयार हो। और समझ जितनी गहरी होगी, जीवन में बदलाव भी उतना गहरा आएगा। जीवन में गहरा बदलाव नहीं आ रहा माने कुछ समझ नहीं आ रहा, सिद्धांत भर कुछ इधर उधर से शायद इकट्ठा कर लिए। जीवन को बदलने दो, वही समझ की कसौटी है, और उसी से समझ को ईंधन मिलता है। जितना बदलोगे समझना उतना आसान हो जाएगा, जितना समझोगे उतना बदलोगे, और बदलोगे समझना और आसान हो जाएगा। ऐसे चक्र चलता है। साल तक अपने आप को जो पर्सनैलिटी मानता था, उसको अब दिखा कि वो नहीं है। ही इज़ नॉट दिस पर्सन। बोध है वो। दिख गया? फिर भी वापस गिर जाते हैं। दिख गया? यही सवाल है ना। दिख गया कि मैं पर्सन नहीं हूं, मैं तो बोध हूं। दिख नहीं गया है, सुन लिया है। बोध नहीं है, सूचना है, इंफॉर्मेशन। हाँ, तो जो भी करो उस सूचना का, सूचना तो सूचना है ना। उसका परसेप्शन करो, उसका डिसेक्शन करो। तुम्हें उस सूचना के साथ जो काट छांट विश्लेषण करना है करते रहो, लेकिन सूचना तो सूचना है। सेब सामने रख दिया मेज पर, उसकी बड़ी फांक काटो, उसकी छोटी फांक काटो, उसका छिलका उतार दो, उसका रस निकाल लो, उसका तुम जो कुछ भी कर दो। कहां कर रहे हो? बाहर बाहर ही कर रहे हो। तुम्हें क्या मिला? सेब का भीतर चले जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। और बाहर बाहर तुम उस सूचना के साथ जो भी करो, वो तो सिर्फ सूचना है। तुम्हारे हाथ में सेब आता है, तुम कभी उसका शेक बनाते हो, कभी रस निकालते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। भीतर थोड़ी कुछ जा रहा है। भीतर अगर जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। जीवन नहीं बदल रहा माने चीज भीतर जा ही नहीं रही है। और चीजें हैं जो भीतर जा रही हैं, तुम्हें उनका चस्का लगा हुआ है।
जब तक वो और चीज़ें ही तुम्हारा पेट भरती रहेंगी तब तक सेब भीतर क्यों जाएगा? वो दूसरी चीज़ें छोड़ो पहले, तो सेब अंदर जाए। अरे बेटा, वो अकर्ता है, तुम अकर्ता थोड़े ही हो। आत्मा अकर्ता है, जीव अकर्ता थोड़े ही है। जीव तो जीवन भर कर्म करेगा। कर्म तो वहीं से निकल रहेंगे ना, जो पहले वो करता आया है पिछले तो अगर पहले जैसे ही निकल रहे हैं तो फिर पहले ही जैसे रहोगे। बोध कहाँ से आ गया? थोड़ा चेंज होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा। पर वो तुम पर है, तुम्हें कितना धीरे धीरे रखना है। मौत भी धीरे ही धीरे आएगी शायद, तुम्हारी गति से संतुलन बनाने के लिए, कि ये भाई बहुत धीरे धीरे बोध की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं भी धीरे ही धीरे आऊंगी 200-400 साल में। कर्म जैसे आप कह रहे हो, मैं उसको मतलब पूरा फॉलो कर रहा हूँ। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मुझे लग नहीं रहा कोई बुरा कर्म हो रहा है मुझसे। अपनी नज़र में कौन बुरा होता है बेटा? नहीं, जो आपने कहा ये दूध छोड़ दो, वीगन का मतलब जिम में भी ज़्यादा, तो ये इनसे सब कुछ नहीं होगा। हम तो जो साधारण खाना भी खाते हैं उसमें भी आग और राख है और मरते हुए जानवरों की चीखें हैं। दूध भर छोड़ने से बहुत दूर तक नहीं चले जाओगे, वो तो पहली ही चीज़ होती है। ये जो साधारण रोटी भी खाते हो, ये जो साधारण खेती होती है, इसमें भी गहन हिंसा है। बहुत लोग सोचते हैं मांस खाना छोड़ दिया तो हमने हिंसा छोड़ दी। ये जो खेती हो रही है, ये खेती के लिए जगह कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? जंगल ही तो काट के आई है। ये जो अमेज़न जल रहा है वो इसीलिए तो जल रहा है कि वहाँ खेती हो सके और तुम रोटी खा सको। तो मांस खाना छोड़ने भर से थोड़ी ही हो जाएगा। जब तक ये 800 करोड़ लोग हैं तब तक मैं कह रहा हूं इनकी रोटी में भी अमेज़न की राख मिली हुई है। सब्जी दाल भी लेते हो ना, तो जो आवाज़ आती है सब्जी और दाल की, वो समझ लो वो जो प्राणी वहाँ जल जल के मरे होंगे जंगल की आग में, वो उनकी आवाज़ है। हिरण दौड़ रहा है आधा जला हुआ, क्यों? ताकि तुम्हें रोटी दी जा सके। तो इतना सा करने से थोड़ी हो जाएगा कि आचार्य जी ने बोला दूध छोड़ दो, दूध छोड़ दिया तो हमें बोध हो जाएगा। पूरा जीवन बदलना होता है बेटा। और जिस हद तक तुम्हारे कर्म बदले हैं उस हद तक तुम्हारा अंधेरा भी मिट ही रहा होगा। जिस हद तक तुम्हारे कर्म और तुम्हारा जीवन बदले हैं उस हद तक तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश भी उतर रहा होगा। 20 रुपए का इंजेक्शन लो, बिल्कुल, खत्म हर कर चीज दो। में हिंसा है तो तुम बकरा ही काट के खाओ। नहीं, फिर तो मैं अपने आप को ही कर दूं खत्म, हर चीज इसमें में इतनी हिंसा। बुराई भी क्या है भाई? देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो। बढ़िया चुटकुला था, फिर तो मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। देह भाव सघन है बहुत ज्यादा, इसीलिए ये इतनी मुस्कुराहट आ गई और ये बात चुटकुले जैसी लगी। चुटकुले का मतलब समझते हो? जो चीज हो नहीं सकती उसका जिक्र करो तो चुटकुले ऐसी लगती है ना, कि हाथी और चींटी की शादी हो गई। हम ये बोलेंगे फिर कहेंगे चुटकुला और हंसेंगे। तो चुटकुले में मूल बात क्या होती है? उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है जो असंगत है, जो हो ही नहीं सकता, तो हंसी आ जाती है। वैसे जैसे ही इन्होंने बोला तो फिर तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूं, चुटकुले की तरह हंस पड़े। इसका मतलब कह रहे हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता कि अपने आप को ख़त्म कर दूं। जैसे हाथी और चींटी की शादी नहीं हो सकती, वैसे ये नहीं हो सकता कि मैं ख़त्म हो जाऊं। जिसको अपनी समाप्ति को लेकर के इतनी आश्वस्ति है उसको कौन सा बोध? बेटा बात दूध छोड़ने न छोड़ने की नहीं है, जो जिंदगी तुम जी रहे हो उसके आधार क्या हैं, उनको छोड़ने की बात हो रही है। क्या काम करते हो दिन भर? रुपया कहाँ से लाते हो? पैसा कहाँ से लाते हो? किसकी संगत में रहते हो? असली चीज छुपाए बैठे हो, बात ही नहीं कर रहे, दूध की बात कर रहे हो। जी, काम में बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। जो जैसा मतलब
एज एन एडवोकेट अगर लगता है जो पे कर सकता है उसी से लेता हूँ, नहीं करता तो फ्री में भी करता हूँ। मतलब 90% केस तो मेरे फ्री वाले ही हैं। 90 वाले फ्री वाले हैं। हाँ। और जो खर्चा तुम्हारा चलता है वो कहाँ से चलता है? खर्चा मिनिमम है मेरा बस। नहीं, और कहाँ से चलता है? ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम है तो बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। जानता हूँ मैं कहाँ से चलता है। बताओ। तुम ही बता चुके हो बेटा, तुम्हारी बात क्या यहाँ छुपी हुई है संस्था में किसी से? जब तक खर्चा वहां से चल रहा है जहां से चल रहा है, और खर्चे में यही नहीं होता कि रुपया पैसा ले लिया। एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा खर्चा घर का भाड़ा होता है। घर का भाड़ा दे रहे हो? जो इनहेरिटेड है उसका। इनहेरिटेड का क्या होता है बेटा? यही सबसे बड़ा कर्म है जो लिए बैठे हो। जो चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में नहीं बदलनी क्योंकि उनसे तुम्हें बहुत सुख सुविधा मिल रही है, जब तक वो चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये बोध वगैरह की बातें हैं कि बोध आ गया है, ये हो गया है, उनको हटाओ। और वो तुम बदलोगे नहीं क्योंकि उनसे तुम्हारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, तुमसे तुम्हारा आराम जुड़ा हुआ है। नहीं तो कौन ऐसा होगा 25-30 साल का नया वकील जो कहे कि मैं तो 90% काम मुफ्त में करता हूं। 90% काम तुम मुफ्त में कर ही इसीलिए पा रहे हो। ये जितनी तुम आध्यात्मिक यात्राएं कर रहे हो, ये सब है, ये है ही इसीलिए क्योंकि पीछे इनहेरिटेड मामला बैठा हुआ है। अभी वो खत्म हो जाए, तुम्हारा अध्यात्म तत्काल खत्म हो जाएगा। पीछे से तुमको जो सब विरासत में मिल रहा है लगातार मुफ्त में, वो रुक जाए तो अध्यात्म खत्म हो जाएगा। फिर साधना हो कहाँ रही है बेटा? साधना में तो कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी दे कहाँ रहे हो? बिना कुर्बानी के कौन सा बोध मिल जाएगा तुमको? ये बात मैंने तुमको पिछली बार भी समझाई थी, तुमने घंटे भर मुझसे अलग से चर्चा करी थी। वो घर तो यूटिलिटी के पर्पस के लिए बस रह रहे हैं कोई ऐसे। बस यूटिलिटी है और क्या। तो अब वो मैं भी उनके यूटिलिटी लिए मतलब कुछ कर रहा छोटी सी हूँ। चीज है ना, तो जैसे छोटी सी चीज है वैसे ही वो छोटी सी चीज छोड़ भी दो। छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं, नहीं बेटा, जब छोड़ देना तब आगे का शब्द बोलना। आटे दाल का भाव पता चलेगा, जरा धूप खाओ, जरा सड़कों की धूल झेलो, तब फिर बताओ कि अध्यात्म अभी बचा हुआ है। उसके बाद भी अगर बचा रह जाए अध्यात्म तो कुछ दम है तुम्हारी साधना में। विरासत के पैसों पर बैठ करके साधना नहीं करी जाती। तपश्चर्या करनी होती है, अपने दम पे गलाना होता है। सारी साधना ही है अतीत को त्यागने की, है ना, कि पीछे मेरे जो है उसको त्याग दूं, यही साधना है। और जो पीछे की विरासत पर बैठ के ही साधना कर रहा हो उसकी कौन सी साधना? अब बस अगला शब्द कब बोलना है बता दिया। बहुत हल्का समझ रहे हो तुम पूरी चीज को। इधर उधर घूम गए, यहां बैठा है, यहां सुन लिया तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। खून पसीना एक करना होता है, तब होता है।